Yes, hello everyone, Hitesh here and today we are going to talk about the newly released movie called Lucky Bhaskar जो कि हाल ही में आई है 2024 में OTT पर आ चुकी है। तो सोचा कि इतनी बढ़िया एक हाइस्ट जैसी मूवी को मुझे आपके लिए लेकर आना चाहिए। इसका एक्सप्लेनेशन आप लोगों के लिए है और अगर ऐसे ही और भी ज्यादा हाइस्ट की या फिर कोई और मूवी आपकी डिमांड जो भी आप देखना चाहते हैं, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। जितना जल्दी हो सकेगा उतना जल्द से जल्द आप लोगों के लिए वो वाली मूवी जरूर लेकर के आएंगे। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलिए डायरेक्टली आते हैं इस कहानी की मेन स्टोरी लाइन की तरफ। तो कहानी की शुरुआत 1989 से होती है जहां पर हम बॉम्बे को देख पाते हैं और इस वक्त कहानी का मेन लीड कैरेक्टर यानी कि लकी भास्कर या फिर कहें कि उर्फ भास्कर कुमार जॉगिंग करते हुए अपनी कहानी बता रहे थे कि जितना आसान ये जीवन दिखता है उतना है नहीं, क्योंकि मुसीबत तो आए दिन आती ही रहती है। और तभी हम देखते हैं कि कुछ CBI ऑफिसर्स आकर उसे ले जाते हैं उसी के बैंक में जहां पर वो जॉब किया करता था। एंड देन वहां पर बहुत सारे रिकॉर्ड्स को निकाल देने के बाद में मालूम चलता है कि एक आम से बैंक कर्मचारी के अकाउंट में 100 करोड़ की बड़ी राशि, आखिर ऐसा कैसे पॉसिबल है। और फिर यहाँ से कहानी फ्लैशबैक में जाती है जहां पर हम देख पाते हैं कि लकी भास्कर की जिंदगी कितनी आम थी। वो आता है, जॉब करता है, ईमानदारी से सारा काम निभाता है। इनफैक्ट जितने भी बैंक के सारे मेन काम होते हैं जैसे कि बड़े नोटों को लाना, अकाउंट मैनेज करना, लोगों को पैसे देना और फिर सारा हिसाब किताब करके सारे लेजर्स वगैरह कंप्लीट कर देना ताकि अकाउंट्स बिल्कुल एक्यूरेट मेंटेन हो सके। कहने को तो यहाँ पर असिस्टेंट GM और GM इन दोनों के ही कंधों पर बैंक की जिम्मेदारी थी, मगर फिर भी सारा काम भास्कर कुमार ही किया करता था। अब यहाँ पर उसका एक फ्रेंड भी दिखाया जाता है, प्रहलाद, जो कि 10th क्लास तक तो उसके साथ में ही था मगर फेल हो जाने की वजह से अब इसी बैंक में प्यून की नौकरी किया करता है। अब यहाँ पर उनके पास ज्यादा पैसे तो हुआ नहीं करते थे, इसलिए साइड बिजनेस के लिए भास्कर लोगों की मदद कर दिया करता था। इसी वक्त यहाँ पर एंथनी नाम का एक शख्स आता है जो कि कहता है कि सर मुझे 2 लाख रुपए की लोन की जरूरत है, अगर आप मेरी मदद कर दें तो इसके बदले में आपको 10% ब्याज भी दूंगा। अब यहाँ पर ये काम जो था थोड़ा सा टिपिकल था, दैट इज वाई भास्कर उसे मना करता रहता है। जिसके बाद काम से लौटने पर हम उसकी फैमिली को भी देख पाते हैं। एक पुराना सा घर, बूढ़े माता पिता, खैर मॉम तो नहीं होती है, और फादर जो है उन्होंने बोलना छोड़ दिया होता है। पेशे से वो एक अकाउंटेंट थे मगर अब ओनली बस काम की बात ही किया करते थे। देन हम उसकी वाइफ सुमति को देख पाते हैं, इसी के साथ उसका एक छोटा बेटा जो कि बहुत ज्यादा शरारती था। अब एक दिन सुमति अपने भाई के बेटे के बर्थडे पर अपने पूरे परिवार को लेकर जाती है तो सुमति की मॉम उसे कहती है कि आखिर तू क्यों इस भास्कर के पीछे लगी पड़ी है, वैसे भी गरीब इंसान है, तेरी कहीं दूसरी शादी करवा देंगे, तो अभी भी इतनी बूढ़ी नहीं हुई है। जिस पर सुमति कहती है कि माँ आखिर आप ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं। इनफैक्ट उसके भाई की बीवी तो इतनी ज्यादा गंदी थी कि छोटा बच्चा जो हाथ में केक का पीस लेकर के खा रहा था उसे भी गिना देती है। दैट इज वाई सुमति को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो बच्चों को लेकर निकल जाती है। बिना कुछ खाए पिए ये लोग निकले होते हैं तो भास्कर इन्हें एक रेडी पर वड़ा पाव खिलाने के लिए लेकर जाता है, मगर 3 वड़ा पाव के पैसे तक नहीं होते, सिर्फ 2 ही वो ले पाता है। जहां पर दुकान वाला कहता है कि भैया एंजॉय करो, एक मेरी तरफ से। अब जहां एक तरफ ईमानदारी के चलते भास्कर के पास में अपने परिवार को वड़ा पाव तक खिलाने के पैसे नहीं थे, वहीं दूसरी तरफ वो इंतजार कर रहा था एक अच्छे प्रमोशन का, क्योंकि उसे अपने काम पर विश्वास था और उसे लग रहा था कि एक ना एक दिन जब प्रमोशन की बातचीत आएगी तो उसका नाम सबसे आगे होगा। वहीं अगले दिन एंथनी फिर से उसके पास आता है और कहता है कि सर देखिए मुझे 2 लाख रुपए की जरूरत है और ये कोई मैं इलीगल काम नहीं करूंगा, मेरे पास ट्रांसपोर्ट का एक बिजनेस है। मेरा एक साथी जो कि मलेशिया, मॉरिशस जैसी जगहों से काफी सारी ब्रांडेड टीवीज को इंडिया में शिप करने वाला है, जैसे कि सोनी, पैनासोनिक और वीडियोकॉन। वेल जब मैं छोटा था तो मेरे घर में वीडियोकॉन ब्रांड की एक टीवी हुआ करती थी। आपके घर में उस टाइम पर कौन सी ब्रांड की टीवी थी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वेल भास्कर उसकी मदद तो करना चाहता था मगर अपना अकाउंट और अपना करियर कहीं खतरे में ना पड़ जाए इसलिए हर बार उसे नेग्लेक्ट कर दिया करता था। और इस दिन जैसे ही वो ऑफिस पहुंचता है तो मालूम चलता है कि उसकी जगह प्रमोशन तो किसी और को मिल गया। उसे लग रहा था कि GM सर भी बंगाली है, जिसे प्रमोशन मिला वो भी बंगाली है, तो इन दोनों की सांठगांठ बैठ गई होगी। दैट इज वाई वो यहाँ पर दंगा फसाद करने लगता है। खैर अब तो GM साहब भी उस पर बहुत ज्यादा भड़क चुके होते हैं और उसे जॉब से निकाल देने की बातचीत हो रही थी। तो तभी बाकी के साथी आते हैं और समझाते हैं कि सर भावुक हो चुका था इंसान, काफी टाइम से मेहनत कर रहा था अपनी एक अच्छी पोस्ट के लिए ताकि परिवार को अच्छे तरीके से सपोर्ट कर सके, काफी ज्यादा कर्ज है इसके ऊपर, तो प्लीज रहने दीजिए। देन भास्कर जाता है, मुंह धोता है और वापस से नॉर्मल अपनी सीट पर आकर बैठ जाता है और आम दिनों की तरह काम करने लगता है। लोगों को ये देखकर हैरानी होती है कि आखिर कोई इंसान इतना ज्यादा सहनशील कैसे हो सकता है। मगर भास्कर ने यहाँ पर ऑलरेडी अपनी प्लानिंग लगा ली थी। वो बुला लेता है सीधा एंथनी को और कहता है कि आपको 2 लाख की जरूरत थी ना, ये रहे 2 लाख, मगर इसके बदले मुझे 10 नहीं 20% ब्याज चाहिए, 10 मेरा और 10 प्रहलाद का, और आपके पास सिर्फ 2 घंटे हैं। देन फटाफट से एंथनी जाता है ट्रांसपोर्ट
एयरपोर्ट में और फिर अपने दोस्त से कॉल करके जितनी भी टीवीज का ऑर्डर था वो ले लेता है, जिससे उसे अच्छा खासा मुनाफा होता है और रात को ये सभी मिलकर पार्टी करते हैं। इस पैसों को देखकर कहीं न कहीं भास्कर के मन में लालच आ जाता है और अब वो इसको अपना बिजनेस ही बना लेता है, जहां पर वो हर बार बैंक के ही नोटों से घपला करके एंथनी को ट्रांसपोर्ट पर कस्टम का माल छुड़वाने में हेल्प करता रहता है। ऐसा करते करते काफी दिन बीत जाते हैं और धीरे धीरे मुनाफा बढ़ता जाता है। इसी मुनाफे के साथ में एक दिन वो एक जोरदार पार्टी रखता है अपने बच्चे के बर्थडे की। इस पार्टी में उसके ऑफिस कलीग्स, गली मोहल्ले के दोस्त और वाइफ की भी और भी काफी सारी रिलेटिव्स आई थी। पार्टी तो बड़ी जोरदार थी, मगर इसी बीच एंथनी उसे एक और लास्ट फाइनल एक बड़े शिपमेंट के बारे में बताता है, जिसके अंदर 3 इंपॉर्टेंट कार्स आने वाली थी फ्रॉम दुबई। अब यहाँ पर उसे 10 लाख रुपए की जरूरत थी और 10 लाख उस टाइम पर बहुत बड़ी रकम हुआ करती थी। प्रहलाद का तो कहना था कि चलो यार इस काम को भी कर ही लेते हैं, जब इतना सारा रिस्क लेकर इतना पैसा कमाया है तो फाइनल एक बार और कर लेने में क्या दिक्कत है। मगर भास्कर जानता था कि लालच बुरी बला है और इसी वजह से वो एंथनी को इस काम को करने से मना कर देता है। खैर पार्टी खत्म हो जाने के बाद में जब अपने बेटे के पास आता है और पूछता है कि क्या तुम्हें पसंद आई ये पार्टी, जहां पर उसके बेटे के आंखों में आंसू थे और वो कहता है कि पापा हर बार जब भी मैं अपने दोस्तों के बर्थडे पर जाया करता था तो लोग कहते थे कि आ गया साला फोकट का केक खाने के लिए, मगर आज जब मैंने उन्हें बर्थडे पर केक खिलाया तो सबके मुंह बंद हो गए। पापा मैं बहुत खुश हूँ। उसकी आंखों में ये आंसू देखकर भास्कर ने डिसाइड कर लिया था कि वो परिवार के लिए सब कुछ करेगा जो उसके पास में है या फिर जो उसके दम में आता है। दैट इज वाई अगले दिन वो 10 लाख का जुगाड़ लगाने के लिए बैंक में घुस जाता है और इंतजार करता है कि सारे उसके मैनेजर्स और बड़े लोग निकल जाएं। मगर इस दिन काफी सारी प्रॉब्लम्स आने लगती हैं। कभी एंड तक कोई मैनेजर खड़ा हो जाता है तो कभी नोट कम पड़ जाते हैं, मगर काफी सारी सांठ गांठ बिठा करके फाइनली वो 10 लाख लेकर के पहुंच जाता है एंथनी के पास में। मगर एंथनी के पास एक बुरी खबर आती है और वो बताता है कि जो डीलर मुझसे इन कारों की डील करने वाला था उसे पुलिस पकड़ करके ले जा चुकी है। अब आखिर इन कार्स की डील कैसे होगी और 10 लाख रुपए जो वो बैंक से निकाल चुका है, इनफैक्ट रात को तो बैंक भी बंद हो चुका है, तो वो आखिर इतने पैसों को घर पर ले जा करके करेगा क्या। कुल मिलाकर के सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल जा चुकी थी। मगर भास्कर का दिमाग शानदार था। वो कहता है कि क्या शहर में सिर्फ एक ही डीलर है, कहीं और जगह और भी तो बड़े बड़े डीलर्स होंगे, क्या आप उनसे कांटेक्ट नहीं कर सकते। यहाँ एंथनी अपना जुगाड़ लगाने लगता है और सीधा महाराष्ट्र से गोवा में कॉल कर देता है एक बड़े डीलर को और वो कहता है कि ठीक है गाड़ियां मैं खरीद लूंगा मगर मुझे आज की रात ही चाहिए। तो ये लोग प्लानिंग लगा करके बॉम्बे से निकल पड़ते हैं रात को गोवा के लिए, वो भी 3 इंपोर्टेड कार्स बेचने के लिए। हालांकि रास्ते में नाके पर पुलिस इन्हें रोकती है, इन्वेस्टिगेशन भी होता है। अब यहाँ पर उसने पहले ही दिमाग लगा करके कुछ भिखारियों को ऑलरेडी एक बड़ा एमएलए बना दिया था, जिसकी वजह से पुलिस वाले उनसे डर कर उन्हें आगे का रास्ता दे देते हैं। और जैसे ये लोग गोवा पहुंचते हैं तो इनके डीलर के थ्रू इन्हें 2 का 10 मिलता है, यानी कि काफी तगड़ा मुनाफा। अब इस मुनाफे के साथ में हर कोई अपनी अपनी लाइफ में सेट हो चुका था और अब तो एंथनी भी उन्हें बाय बोल करके अमेरिका निकल चुका था, क्योंकि वो अपने बेटे के कैफे वाले बिजनेस में पैसा लगा करके अब इंडिया छोड़कर वहीं सेटल हो जाना चाहता था। खैर अब यहाँ पर उसके पास 6 लाख रुपए पड़े थे, मगर भाई को अमेरिका पढ़ाने भेजने के लिए वो ये 6 लाख रुपए उसे दे देता है। फिर कुछ दिन और निकलते हैं और यहाँ पर उसके ईमानदारी भरे काम को देख करके बैंक के ओनर मिस्टर राजवीर सिंह उसे एक अच्छी पोस्ट ऑफर कर देते हैं। अब यहाँ पर जैसी उसे अच्छी पोस्ट मिलती है उसकी सैलरी भी 20% से इंक्रीज हो जाती है। तो यहाँ पर अब उसे दिमाग आता है कि क्यों ना इस पोस्ट का सही फायदा उठाया जाए। अब यहाँ पर करंट सिनेरियो में हम उसी सीबीआई इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को देखते हैं, जो कि इस वक्त भी पूछ रहा था कि आखिर इतनी बड़ी रकम तुम्हारे पास में आई कैसे। अब यहाँ से कहानी अगेन फ्लैशबैक में जाती है। तो बेसिकली जिस बैंक में भास्कर काम किया करता था इसका नाम था मगधा बैंक, और जो दूसरी बैंक्स को ये लोग लोन दिया करते थे उस बैंक का नाम था कटारी बैंक। तो यहाँ पर एक बड़ा बिजनेसमैन, खैर नाम तो ओरिजिनली हर्षद मेहता था, मगर मूवी में आइडेंटिटी छुपाने के लिए हर्षा मेहरा नाम यूटिलाइज किया गया है। तो बेसिकली वो बैंक टू बैंक लोन लिया दिया करते थे और इनको देने के लिए या लेने के लिए कैश का नहीं बल्कि डॉक्यूमेंटेशन का इस्तेमाल हुआ करता था, जिसे कि बीआर कहा जाता है, यानी कि बैंक रिसिप्ट्स, क्योंकि अमाउंट बहुत ज्यादा बड़ा हुआ करता था, 10 करोड़ 20 करोड़ 50 करोड़। अब ऐसा करते करते बहुत ज्यादा लोन बढ़ता जाता है। खैर यहाँ पर मगधा बैंक का फायदा भी होता था, क्योंकि हर्षा मेहरा बहुत अच्छा खासा कमीशन मगधा बैंक को दिया करता था। दैट इज वाई ऊपर के लोग यानी कि राजवीर सर और जीएम सर हर्षा मेहरा के अकाउंट को लोन दे दिया करते थे। अब यहाँ पर कहीं ना कहीं भास्कर को गफलत नजर आती है, तो वो पूरी तरीके से उनकी छानबीन करने लगता है और फिर सीधा पहुंच जाता है कटारी बैंक और उन्हें ये बताने लगता है कि सर आजकल जो आप बीआरस वगैरह इशू कर रहे हैं उनकी अमाउंट बहुत ज्यादा है और पहले आपने कितने ट्रांजेक्शंस किए हैं मुझे प्लीज उनकी भी रिपोर्ट चाहिए, और हर्षा मेहता का खाता जो कि आपके बैंक में भी है उसका स्टेटमेंट भी चाहिए। लेकिन वहाँ के जो मैनेजर्स थे वो ऑलरेडी बिके हुए थे
थे हर्षा मेहरा के थ्रू, दैट इज वाई वो बैंक स्टेटमेंट देने से मना कर देते हैं। भास्कर को समझ आ चुका था कि ये लोग भी अच्छा मोटा कमीशन उठा रहे हैं हर्षा के थ्रू। वेल यहाँ पर अब उसे माइंड में एक आइडिया आ जाता है। वो अब इस 2 नंबर के काम को 1 नंबर में बदलने के लिए अपने कुछ दोस्तों का सहारा लेता है और अब जो मोटे मोटे बीआरस वो अपनी बैंक यानी कि मगधा बैंक के थ्रू कटारी को फॉरवर्ड किया करता था, उसके बदले जो उसे कमीशन मिला करता था, इस कमीशन को वो 1 नंबर में करवाने के लिए पहले तो अपना लकी ड्रॉ खुलवाता है, फिर अपनी वाइफ का एक इंटरनेशनल बिजनेस खुलवा देता है सुमति होम कुकिंग के नाम से। अब यहाँ से उसका सारा का सारा ब्लैक मनी व्हाइट मनी में कन्वर्ट होता जाता है और दिन दुगनी रात चौगनी वो पैसे छापते ही जाता है। एक बार की बात होती है जब अपनी बहन की शादी के लिए वो एक ज्वेलरी शॉप में जाता है, लेकिन वहाँ के जो सेल्समैन होते हैं वो उनके कपड़े देखकर उन्हें कुछ अच्छा भाव नहीं देते और ऊपर से बढ़िया वाला माल भी नहीं दिखाते। तो भास्कर को आ जाता है गुस्सा या फिर कहें कि उसका ईगो हर्ट हो जाता है। सबसे पहले तो वो जाता है एक बड़ी तगड़ी कार खरीदता है, फिर जाकर के बहुत सारे महंगे कपड़े खरीदता है एंड देन घुसता है उस ज्वेलरी शॉप में जहाँ पर एक जो सबसे महंगी रो थी जिसके अंदर महंगे वाले डायमंड्स थे वो पूरी की पूरी खरीद लेता है, क्योंकि सेल्समैन को लग रहा था कि ये क्या 2 ग्राम का सोना भी नहीं खरीद पाएगा, पूरी रैक को क्या झांक रहा है। मगर अब उसकी बोलती बंद हो चुकी थी और पहले जहाँ दुकानदार बैंक चेक्स लेने से मना कर रहे थे, ओनली कैश की बातें कर रहे थे, अब तो वो भी उनके हाथ जोड़कर चेक लेने के लिए उतारू आ गए थे। तो आप लोगों ने देखा कि पैसा क्या कमाल करता है। वेल आप में से कौन है जो कि इतना ही पैसा खरीदना चाहता है जो कि मनचाही चीजें मनचाही ज्वेलरी खरीद पाए अपने जेब से? या फिर हो सकता है कि जो ये वीडियो देख रहे हैं आप में से बहुत सारे लोग ऑलरेडी ही काफी ज्यादा अमीर हो कि पूरी की पूरी दुकान ही खरीद लें, तो वो तो प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा कि आखिर कौन है इतना अमीर। तो चलिए कहानी की तरफ वापस आते हैं। तो बेसिकली भास्कर की लाइफ काफी ज्यादा लकी चल रही थी। मोहल्ले में जितना भी कर्जा वर्जा था वो चूक चुका था, लोग उसे इज्जत की निगाहों से देखने लगे थे और अब तो पैसा भी 2 नंबर से 1 नंबर हो चुका था। तो कहीं ना कहीं उसमें घमंड आ चुका था, जैसे कि लोगों से तू तड़ाक में बातचीत करना, अपनी वाइफ को टाइम न देना, और अब तो इन बातों से सुमति को भी कहीं ना कहीं बुरा लगने लगता है। वेल अब अपने आप की आदत को सुधारने के लिए भास्कर पुराना वाला भास्कर बनने की कोशिश करता है और एक दिन उसकी बैंक में कटारी बैंक के मैनेजर आते हैं और कहते हैं कि मेरे पास लॉकर्स खत्म हो चुके थे, मेरी वाइफ का एक और खाता खुलवाना था, लॉकर में कुछ सामान रखवाना था, तो इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना आपकी बैंक में रखवा दूं। और बातों ही बातों में जब वो बीआरस को देखता है तो उसका दिमाग घूम जाता है और वो कहता है कि ये बीआरस तो मेरी बैंक ने कभी साइन किए ही नहीं, यानी कि कटारी बैंक और मगधा बैंक के बीच में जो डॉक्यूमेंटेशन हुआ है ये फेक है। इसे देखकर तो दोनों की हालत पतली हो जाती है, सर से पसीना टपकने लग जाता है। इनफैक्ट मैनेजर का तो हार्ट इतना ज्यादा बीट करने लगता है कि वो वहीं पर गिर जाता है, उसे हॉस्पिटल पहुंचाते पहुंचाते ही उसकी डेथ हो जाती है। अब यहाँ से भास्कर ने डिसाइड कर लिया था कि अब वो हर्षा मेहरा को 1 रुपया भी लोन नहीं पास करेगा। इनफैक्ट जो पुराना अकाउंट चल रहा है उसे सबसे पहले तो हर्षा क्लियर करेगा, देन उसके बाद में सोचा जाएगा कि इसे और पैसा देना है या नहीं देना है, क्योंकि हर्षा मेहरा यानी कि उर्फ हर्षद मेहता अपनी जेब की नहीं बल्कि बैंक्स के पैसों को घुमा करके शेयर मार्केट को उथल पुथल कर दिया करता था। अब वो सीरीज भी काफी ज्यादा फेमस थी, स्कैम 1992। अगर आप लोगों ने वो नहीं देखी तो प्लीज जरूर देखिएगा, और अगर कमेंट सेक्शन में हैवी डिमांड आएगी तो मैं उस सीरीज को भी आप लोगों के लिए जरूर लेकर आऊंगा। नाउ कमिंग बैक टू द मेन स्टोरी, यहाँ पर भास्कर की जो लाइफ थी अब वो धीरे धीरे क्रिटिकल होती जा रही थी। पहली चीज तो उसकी वाइफ ने उसका साथ छोड़ दिया था, घर पर अब कोई भी उससे बातचीत नहीं कर रहा था। इनफैक्ट हर्षा के लोन ना पास करने की वजह से ऊपर से प्रेशर भी उस पर आता रहता था, क्योंकि ऑलमोस्ट 100 करोड़ का अमाउंट पेंडिंग पड़ा था जो कि अभी तक सेटल नहीं हुआ था, और अगर आरबीआई या फिर किसी और बड़ी बैंक के थ्रू इन्वेस्टिगेशन हो गया तो फिर लेने के देने पड़ जाते। अब एक दिन जीएम सर उसे अपने ऑफिस में बुला लेते हैं और कहते हैं कि आखिर तुम हर्षा के लोन्स वगैरह पास क्यों नहीं कर रहे? वो तो हमारा पुराना क्लाइंट है और ऊपर से करोड़ों का ट्रांजेक्शन होता ही रहता है और काफी टाइम से हमारे अच्छे संबंध बने हुए, तो आखिर लोन क्लियर करने में दिक्कत क्या आ रही है? जिस पर भास्कर का कहना था कि सर अभी तक अमाउंट बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, और ऊपर से जो बीआरस वगैरह कटारी बैंक के थे, मैंने उनसे जब क्रॉस चेक करवाया तो उन्होंने बताया कि ये तो हमने कभी साइन किए ही नहीं, यानी कि फेक अमाउंट यहाँ से वहां ट्रांसफर हो रहा है। अगर आप में हिम्मत है तो मैं अभी के अभी अपना रिजाइन डाल देता हूँ, आप साइन कर दीजिए और जो अमाउंट ये मांग रहे हैं इन्हें दे दीजिए। जहां पर जीएम उसे गुस्से से देखने लगता है। भास्कर जानता था कि अब मुसीबत की घड़ी आ चुकी है और वो तो जेब में ही अपना रेजिग्नेशन लेटर लेकर घूम रहा था, और तभी वो बैंक में सभी लोगों के सामने अपना रेजिग्नेशन दे डालता है और कहता है कि आज से मेरा इस बैंक से कोई नाता नहीं, मैंने कर लिया काम जितना मुझे करना था। एंड देन कहानी अगेन वापस से प्रेजेंट टाइम में आती है, जहां पर हम उन्हीं
सीबीआई ऑफिसर्स को देखते हैं जो कि भास्कर से कह रहे थे कि तुम्हारे अकाउंट में अभी 100 करोड़ पड़े हैं जो कि तुमने खुद ने कमाए हैं, यानी कि सट्टेबाजी में लगा करके या फिर ब्लैक का व्हाइट करके। अगर मैं चाहूं तो तुम्हें अभी अंदर डाल सकता हूं, क्योंकि किस तरीके से तुमने ये सारे के सारे फ्रॉड करे मुझे इस बात की पूरी इंफॉर्मेशन है। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें इस पूरे फ्रॉड से बचा सकता हूं। ये जो 100 करोड़ का अमाउंट तुम्हारे खाते में दिखा रहा है, अगर तुम इसे बैंक में डाल करके हर्षा मेहरा को दिए हुए 100 करोड़ के साथ में इक्वल कर दो तो ये मामला अभी रफा दफा हो सकता है। अब यहाँ पर ये 100 करोड़ का अमाउंट बहुत ज्यादा बड़ा था जो कि करीब 3 सालों से अपनी मेहनत करके भास्कर ने कमाया था। लेकिन अगर भास्कर ऐसा नहीं करता, यानी कि 100 करोड़ अपने खाते से बैंक में ट्रांसफर नहीं करता, तो आरबीआई की इन्वेस्टिगेशन में बैंक पर तो सील लगती ही लगती और कई सारे लोग जो कि जेल की हवा खाते, ऊपर से पूरा का पूरा शेयर मार्केट हिल जाता, बहुत सारे लोगों के पैसे दांव पर लगे थे, लोग रास्ते पर आ जाते। एक तरीके से कहा जाए तो पूरी इंडिया की इकोनॉमी हिल जाती। दैट इज वाई यहाँ पर भास्कर अपने पूरे 100 करोड़ इन्हें देने के लिए तैयार हो जाता है और हाथ जोड़कर वहां से निकल जाता है। अब यहाँ पर कहानी के एंड में बहुत शानदार 3-4 ट्विस्ट आते हैं, तो यहाँ पर एक एक करके मैं सारे के सारे ट्विस्ट क्लियर करते जाता हूँ। नंबर 1 ट्विस्ट वहां आता है जहां पर बैंक के जीएम और ओनर्स वगैरह काफी खुश होते हैं क्योंकि उनके अकाउंट 100 करोड़ से इक्वल हो चुके थे। मगर भास्कर के जो 100 करोड़ का चेक इन्हें मिला था, जब उसका खाता चेक किया जाता है तो उसमें पैसे मिलते ही नहीं है। हालांकि कंप्यूटर में तो दिखा रहा था, लेकिन उस वक्त कंप्यूटर इतने स्लो हुआ करते थे कि एक एक महीने के अंदर कंप्लीट स्टेटमेंट शो किया करते थे। मतलब कि पुराना हर दिन का क्या स्टेटमेंट रहा वो शो नहीं होता था, वो सिर्फ बैंक के लेजर्स में ही होता था। और महीना कंप्लीट होने में अभी भी 2 दिन बाकी थे। तो इन्हीं 2 दिनों में भास्कर ने अपना लकी गेम खेल लिया था। उसने अपने यूएस में बैठे भाई को कॉल कर दिया कि मुझे वहां पर एक बहुत ही आलीशान होटल खरीदनी है, और अपने खास दोस्त एंथनी को कॉल करवा करके वीजा और पासपोर्ट्स का भी जुगाड़ लगवा लिया, और फिर उस खरीदे गए होटल का नाम भास्कर रखवा करके पूरा का पूरा बिजनेस सेट कर लिया। और इस काम में जिन्होंने उसकी हेल्प करी वो थे उसके फादर जो कि पर्सनली थे एक चार्टेड अकाउंटेंट। और मूवी के एंड में हर्षा द्वारा लिया गया लोन अब इन सभी पर पड़ जाता है भारी और इन सभी को हो जाती है जेल। वहीं दूसरी तरफ भास्कर ने अमेरिका में खुद की फैमिली को सेटल कर लिया था, एक शानदार घर खरीद लिया था, और अब तो पूरा का पूरा होटल वो भी भास्कर नाम से अब उसके पास में था। तो ये थी गाइज लकी भास्कर मूवी की कंप्लीट कहानी। आई होप कि ये वीडियो, ये एक्सप्लेनेशन आप लोगों को पसंद आया होगा, और अगर आया है देन प्लीज डू लाइक, कमेंट एंड शेयर दिस वीडियो एज मच एज पॉसिबल। अगर ऐसी और वीडियोस देखना चाहते हैं तो उनके नाम मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। जितना जल्दी हो सकेगा मैं आप लोगों के लिए वो वाली मूवीज या सीरीज या फिर कोई और अदर थिंग्स जरूर लेकर आऊंगा। सो तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड स्टे सेफ एंड थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में।